हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज हम अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को करेंगे। और क्वेश्चन करने से पहले अगेन मैं आपको कहूंगी एक नंबर नोट कर लीजिए, 8638008832। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर ऑफ जोरावर क्लासेस। आप अपना नाम यहाँ पर लिखकर और मैसेज भेज सकते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वो बच्चे जो अभी नए जुड़े हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता था। ओके, तो चलिए हम आज फिर से अपने 10 क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। और वही क्वेश्चंस मिक्स हैं, मतलब हो सकता है कभी कभी कोई एक टॉपिक ज्यादा हावी हो जाए, ठीक है। मतलब अब मिक्स लूंगी, ऐसे टॉपिक वाइज मैं आपको बहुत बड़ी सीरीज करा चुकी हूँ और सोचे थोड़ा सा मिक्सअप क्वेश्चन लें इसमें। और इसमें डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है मैं इंक्लूड करूंगी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि तरह तरह के एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टॉय और एज रेफर्स टू। तो जो खिलौनों की आयु है, मतलब जब खिलौने से खेलता है बच्चा बेसिकली, उसको वो बताना है आपको कौन सी एज होती है वो, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, बेबीहुड या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर ऑल ऑफ दीज, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा जब होता है बेसिकली वो 2 साल के बाद, जब 5 साल तक की उम्र का बच्चा हम कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड होता है ना, 5-6 साल तक का बच्चा। और उसके बाद जो है लेट चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है, जब थोड़ा सा सोशलाइजेशन हो जाता है तो खेल में ज्यादा व्यस्त हो जाता है, प्ले एज ज्यादा उसकी वो हो जाती है। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड ऐसा पीरियड होता है जब उसको खिलौने बहुत पसंद होते हैं, वो खिलौनों से खेलना ज्यादा पसंद करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड की यानी कि पूर्व बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसमें कुछ लिखी हुई है आपके सामने, प्री गैंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज या फिर प्ले एज। तो इनमें से आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। देखो प्री गैंग मतलब जब छोटी छोटी गैंग्स बन जाती है ना, टोलियां बन जाती है, वो होती है प्री गैंग एज। फिर होती है इमिटेटिव एज, जब आप अनुकरण करते हैं। तो इसमें आपको नोट बतानी है, मतलब जो नहीं है वो बतानी है अर्ली चाइल्डहुड की। फिर है क्वेश्चनिंग, जब बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है, या फिर प्ले एज, ठीक है। तो हमें ये बताना है। देखो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्ले एज, ठीक है। मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खेलने की अवस्था। क्योंकि जो अर्ली चाइल्डहुड बच्चा होता है ना, वो बेसिकली अपने खिलौनों से खेलता है, अपने साथियों के साथ, या फिर इतना सोशलाइज नहीं हो पाता है कि वो मतलब गैंग्स में खेल सके, इमिटेटिव उसमें खेल सके, या फिर मतलब इमिटेटिव एज तो होती है उसकी, लेकिन प्री गैंग एज होती है उसकी, है ना। मतलब इसके बाद टोलियां, जो लेट चाइल्डहुड होता है उसमें टोलियां बननी स्टार्ट होती है, गैंग बननी स्टार्ट होती है, तो प्री गैंग एज होती है। इमिटेटिव होती है, मतलब दैट मीन्स कि ये बच्चा नकल करता है अपने से बड़ों की कर सकता है, अपने भाई बहन की कर सकता है, या कोई भी घर में सदस्य होता है उसकी नकल करना स्टार्ट कर देता है। ये बच्चे क्वेश्चंस बहुत करते हैं, हर चीज में इनको पूछना होता है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कौन आ गया है, ये क्यों आया है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत होते हैं। अब जहां तक प्ले एज की बात करते हैं ना, खेलने की अवस्था, वो उनकी लेट चाइल्डहुड में आती है, ठीक है। मतलब लेट चाइल्डहुड में जो है बच्चा खेल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। ऐसे खेल जिसमें बहुत सारे लोग उनके साथ खेलते हैं, दैट मीन्स कि उसके साथी हो सकते हैं ना। स्कूल में हम देखते हैं कि ये बच्चे जो होते हैं, 3rd क्लास का बच्चा, 4th क्लास के बच्चे बहुत खेल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, 2nd क्लास का बच्चा भी इवन, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड की ये मतलब प्ले एज जो होती है, ये एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये लेट चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन लेट चाइल्डहुड पीरियड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ विच फिजिकल एंटिटीज और एंटिटीज, मतलब कोई एंटिटी है, सिंगल एंटिटी है, या फिर इनमें से जितने भी एंटिटीज दी हुई हैं वो हैं, ठीक है। मतलब लेट चाइल्डहुड की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था की बात होती है। तो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे जो है किस चीज के कन्वर्जन को समझ जाते हैं। आपने कन्वर्जन की ये जो चीज है ना, ये कंजर्वेशन वाली उसमें आती है, ठीक है। मतलब जब आप नंबर को चेंज करते हैं, आप मास को चेंज करते हैं या एरिया को चेंज करते हैं, तब वो बच्चे समझ जाते हैं, ये बेसिकली है। तो देखो लेट चाइल्डहुड बच्चा जो है ऑब्वियसली वो कंक्रीट ऑपरेशनल में होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे, है ना। 2 से 7 साल का बच्चा जो है एक तरह से हम अर्ली चाइल्डहुड में काउंट करते हैं, लेकिन 7 साल के बाद, इवन 6.5-7 साल के बाद जो है बच्चा लेट चाइल्डहुड में प्रवेश कर जाता है अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है। तो यहां पर वो मतलब ये, इसका मतलब ये है कि मास को, नंबर को, एरिया को, तीनों चीज को कंजर्व करना सीख जाता है, उनका कन्वर्जन भी सीख जाता है, ठीक है। अगर आपने सपोज आपने एक चिकनी मिट्टी का गोला लिया, उसको आपने कन्वर्ट करके कुछ और बना दिया, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये वो मिट्टी सेम है, मतलब उसमें कोई घटाया नहीं गया, कुछ बढ़ाया नहीं गया, वो अमाउंट जो है वो सेम होगा। इस तरह से एक गिलास से जो है आप पानी इधर से उधर डाल देंगे तो भी समझ जाएगा कि अमाउंट जो है वो सेम है। तो कन्वर्जेशन सीख लेता है, सॉरी कंजर्वेशन सीख लेता है, यहाँ पर संरक्षण आ जाता है, तो कन्वर्जन भी सीख लेता है ना। तो इन चीजों का कन्वर्जन भी उसको समझ में आ जाता है।
ये तो हम प्रैक्टिकल उसकी बात करेंगे। अदरवाइज जो दूसरी चीजें भी बच्चों को सिखानी शुरू कर देते हैं हम लोग, कहाँ कौन कौन सी, जैसे कि लीटर से मिलीलीटर में चेंज करना, किलोग्राम से ग्राम में चेंज करना, तो ये भी कंक्रीट ऑपरेशन पे कन्वर्जन्स आ जाते हैं। आपको अगर पता हो तो 4th 5th क्लास तक जो है ये चीजें सिखाई जाने स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। अगर हम थियोरेटिकली बात करें, जब हम पेपर में करते हैं क्वेश्चंस वगैरह, तो ये भी आ जाते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो भी वो ये कन्वर्जन जो है वो सीख जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से आइडिया कुछ भी हो सकता है, यहाँ से ये मे बी किलोग्राम से ग्राम, या फिर ये आपका नंबर से भी रिलेटेड हो सकता है, लीटर मिलीलीटर से, या कोई भी चीज हो सकती है, रुपीज से इसमें कह सकते हैं रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें भी हो सकती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जब एक चीज से दूसरी चीज को ऐसे बदला जाता है, शेप बदल दी जाती है, उसका साइज बदल दिया जाता है, तो क्या वो बच्चा समझ जाता है कि सेम चीज है या नहीं है। तो दोनों पर्सपेक्टिव हो सकते हैं यहाँ पर, तो यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तीनों चीजों को समझ जाता है। ओके, मतलब ये मानकर चलते हैं। अब वो भाई हर बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, तो एक्सेप्शंस थोड़ी बहुत होती ही है। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और मुझे अच्छा भी लगा तो इसलिए मैंने लिया। प्रोग्रेसिव सीरीज है चेंजेस की, मतलब परिवर्तन की एक उत्तरोत्तर श्रृंखला है कि प्रोग्रेसिव उसमें चेंज होता ही रहता है। प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, क्या सिर्फ मोटिवेशन, एक तो है कि नॉर्मल एक सीरीज ऑफ चेंज है, ठीक है, कोई वो नहीं पड़ता है, प्रॉपर चेंजेस होते रहते हैं, बस वो डेवलपमेंट है। फिर दूसरे में है कि भाई मोटिवेशन के कारण चेंजेस होते रहते हैं, वो है प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब ऊपर चढ़ते हुए आप कह सकते हैं कि ऐसे चेंजेस जो आपको विकास और अधिक करते हैं ना, प्रोग्रेसिव है। या फिर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एक्सपीरियंस, या फिर ऐसी सीरीज ऑफ चेंज है जिसमें मोटिवेशन और एक्सपीरियंस का बहुत रोल होता है, या फिर ऐसी है जिसमें मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस का रोल होता है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि मोटिवेशन और एक्सपीरियंस दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट में, जो प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट है तो आप इसमें फिजिकल एस्पेक्ट पर मत सोचना, सिर्फ यहाँ पर हमें ऑल ओवर द लाइफ के बारे में सोचना है। जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में, वो मोटिवेशन और एक्सपीरियंस दोनों का एक भाग होता है, ठीक है। सर मैच्योरेशन यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत बड़ा फैक्टर है। मैच्योरेशन में हम सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन भी है और एक्सपीरियंस भी है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर इन चारों को कंपेयर करें तो ये बेस्ट ऑप्शन, सटीक ऑप्शन लगता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से डेवलपमेंट के बारे में सही नहीं है। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज हैजार्ड्स, हर प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, ठीक है। तो हर स्टेज पे अगर हम कहें, जैसे चाइल्डहुड होगी, अर्ली चाइल्डहुड हो गई, एडोलेसेंस होगी, तो हर स्टेज पे जो है खतरे होते हैं। या फिर डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय स्टिमुलस, ठीक है। अब आपको ये बताना है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज पर, कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास बढ़ावा देने से या उकसाने से नहीं होता है, ठीक है। या फिर डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस, या फिर मतलब कल्चरल चेंजेस का इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पर। या फिर हर एक फेज डेवलपमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर होती हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल ठीक है कि हर फेज ऑफ डेवलपमेंट के अपने कुछ हैजार्ड्स होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट कल्चरल चेंजेस पे भी डिपेंड करता है, कल्चर टू कल्चर डेवलपमेंट की रेट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। या फिर डेवलपमेंट की अपने कुछ हर फेज जो होता है डेवलपमेंट का, चाहे वो कोई भी चरण हो, उसकी कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं, तो ये भी होता है। अब जहां तक बात करें ऑप्शन नंबर बी की, कि नॉट एडेड बाय स्टिमुलेशन, कि अब बढ़ावा देने से इससे विकास नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत है। स्टिमुलेशन का भी रोल होता है विकास के अंदर, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं लोगों को, ठीक है। यहाँ पे उकसाना मीन्स नेगेटिव सेंस में नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, आप पॉजिटिव सेंस में लीजिए, ये गूगल ने ट्रांसलेट कर दिया। मतलब उकसाना और बढ़ावा देने के नहीं होता है, मतलब डेवलपमेंट भी होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पढ़ा है ना अपने वैगोत्स्की का, उसमें हम क्या करते हैं, जो जोन होता है बच्चे का, उससे बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं जहां तक वो जा सकता है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन उसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, थोड़ा बढ़ावे की जरूरत होती है, तो वहां तक पहुंच सकता है। तो इसका मतलब है कि भाई डेवलपमेंट भी एडेड है स्टिमुलेशन के द्वारा, लेकिन इसमें लिखा है कि नहीं एडेड है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत होगी, ठीक है। स्टिमुलेशन का भी थोड़ा सा रोल होता है डेवलपमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर टू द लेट चाइल्डहुड, कौन सा डेवलपमेंट टास्क है जो लेट चाइल्डहुड से जो है के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है। लेट चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, है ना, ये समझ जाया करो, इधर लिखा होता है साइड में। तो इसमें है लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, मतलब इस स्टेज में जो है बच्चे फिजिकल स्किल्स खेलते हैं, मतलब गेम से पार्टिसिपेट करने के लिए फिजिकल स्किल्स उनको आती है। अचीविंग ए मस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल, मतलब उनको पता चल जाता है कि कौन से स्त्रियोचित या फिर पुरुषचित रोल है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन रोल्स हैं सोसाइटी में, वो अच्छी तरह से समझ जाते हैं, अचीव कर लेते हैं एक तरह से। अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस भी आ जाती है, या लर्निंग
टू विद अलोंग द एज मेट्स, ठीक है, मतलब अपने हम उम्र बालकों के साथ जो है वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है बेसिकली रहना, सीखना, खेलना सब स्टार्ट कर देते हैं उनके साथ। तो बताइए कौन सी चीज करेक्ट नहीं है इसमें, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। मतलब लिंग भूमिकाएं जो होती हैं एक तरह से वो यहाँ पर प्रकट रूप से नहीं होती है बच्चे के अंदर, उसके लिए थोड़ा टाइम होता है। एडोलेसेंस में जाकर जो है वो ज्यादा बेटर होती है लिंग भूमिकाओं की जो धारणा होती है, ठीक है। लेकिन ये बाकी चीजें जो है लेट चाइल्डहुड में बहुत कॉमन है कि वो अपने आप काम शुरू कर देते हैं, गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्किल्स आ जाती है काफी, और अपने एज मेट्स के साथ खेलना वेलना लर्निंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैच्योरेशन इज जनरली, ठीक है। जब आप समान परिपक्व से पहले, मतलब बच्चा मैच्योर होना है लेकिन उससे पहले ही जब आप उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं, सपोज 8 साल का बच्चा है और 6 साल के बच्चे को आप ऐसे गुण सिखाना चाहते हैं जो 6 साल का बच्चे के अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन आप उसको और आगे बढ़ाने के लिए जो भी है आप मैच्योरेशन के लिए ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है, मतलब क्या होता है इससे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये हाईली बेनिफिशियल है विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन स्किल्स, भाई बहुत ज्यादा बहुत फायदा करेगा इससे, ठीक है। या फिर हार्मफुल है, एक ओवरऑल पॉइंट्स देखें तो बहुत हार्मफुल है। बेनिफिशियल है एक लॉन्ग रेंज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो बहुत लाभकारी होता है। या बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज्ड इन ट्रेनिंग, या फिर हार्मफुल भी हो सकता है या फिर वो बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो ये बताना है आपको। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो भाई ट्रेनिंग, अब ये हमें भी नहीं पता ना कौन सी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं। अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी गलत चीज की, दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू, है ना। और अगर आप अच्छी चीज की दे रहे हैं तो बेनिफिशियल भी होगा। कुछ काम आप जबरदस्ती बच्चे से करा रहे हैं, करना नहीं चाहता है, फोर्सफुली आप करा रहे हैं उसको, है ना, बचपन से ही। सपोज किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं जाना चाहता, लेकिन आप कहते हैं नहीं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुबह भी जाना पड़ेगा, शाम को जल्दी उठा रहे हो बच्चे को, बच्चा जो है डिप्रेशन में चला गया कि मेरे से क्या करा रहे हैं, मैं करना नहीं चाहता, जो भी है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हो सकती है, बेनिफिशियल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट भी है, वो करना भी चाहता है, तो हो सकता है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल भी हो। तो दोनों कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 5 वर्ष का राजू अपने खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है, मतलब ऑब्वियसली उसको बिजली चमकने से जो है डर लग रहा है। तो राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत के ऊपर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या हुआ है, ऑपरेंट कंडीशनर हुई है, ट्रायल एंड एरर हुआ है, या नन ऑफ द अबव हुआ है ना। देखो नन ऑफ द अबव तो आएगा ही नहीं क्योंकि इनमें से एक चीज है। अब ट्रायल एंड एरर भी नहीं है, आप बार बार ट्राई करके उसको प्रैक्टिस नहीं दे रहे हैं किसी चीज में, ठीक है। अब बात आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिकली आप जो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पे रिवार्ड्स का, पनिशमेंट का, इन चीजों का ज्यादा इम्पैक्ट होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, ठीक है। मतलब थोड़ा सा एक कदम आगे चलता है ऑपरेंट कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग से। देखो ये है एक क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का एग्जांपल है, जिसमें प्रॉपर जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की प्रक्रिया होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिमुलस उसको क्या मिल रहा है कि भाई बिजली कड़क रही है और राजू उसकी आवाज सुनकर एक तरह से डर जाता है, ठीक है। तो ये जो राजू का उछलना है ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जाम्पल है। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग हो रही है यहाँ पर, शास्त्रीय अनुबंधन हो रहा है। आप लोगों ने आई होप कि क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी होगी और ऑपरेंट कंडीशनिंग भी पढ़ी होगी। दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, है ना, वो हम आगे डिटेल में कर लेंगे इनको। लेकिन अभी आप ये देख लीजिए कि ये एग्जाम्पल है क्लासिकल कंडीशनिंग का। ओके, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग में, और ये स्टिमुलस है उसके लिए, जो बिजली का गरजना है ना, स्टिमुलस है, और रिस्पॉन्स क्या आ रहा है कि वो उछलने लग रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट वही चीज है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट का क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब कुछ होती है नेगेटिव पनिशमेंट, ये रिइंफोर्समेंट नहीं है, ये पनिशमेंट की बात हो रही है। रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट इज डिफरेंट फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है। मतलब पनिशमेंट में, दंड में और रिइंफोर्स पुनर्बलन में बहुत डिफरेंस होता है, तो इसको एक टर्म कभी मत समझना। यहाँ पर पॉजिटिव पनिशमेंट की बात की गई है, तो देख लो इनमें से जो सबसे सही आपको लगेगा ना वही पॉजिटिव पनिशमेंट होगी। मतलब ऐसे क्वेश्चन में ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण बताना है, रिडिकल बाय फ्रेंड, मतलब फ्रेंड के द्वारा उपहास करना। लॉस ऑफ टाइम विद फ्रेंड्स, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। सीज नैगिंग, मीन मेक निकालना, बंद करना, मतलब ये थोड़ा सा वो वाली चीजें हो गई जो चिढ़ाने वगैरह की, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ दीज, या फिर सारी चीजें होंगी, मतलब आप बार बार जो है कमियां निकाल रहे हैं, ये वाली चीज होगी। तो कौन सा पनिशमेंट का पार्ट है, ठीक है।
तो देखो मित्रों के साथ समय बर्बाद करना ये पॉजिटिव पनिशमेंट का पार्ट हो ही नहीं सकता, तो ऑल ऑफ दीज भी कट जाएगा, है ना। अब हमें इसमें और इसमें देखना है। देखो ये दोनों ऑप्शन मुझे थोड़े से कंफ्यूज कर रहे हैं, हो सकता है आपको भी कर रहे हो ना। एक तो मित्रों द्वारा उपहास है, यहाँ पर नैगिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप हर चीज में कमी निकाल रहे हैं, हर चीज में आप टोक रहे हैं, है ना, चिढ़ा रहे हैं एक तरह से। तो दोनों मेरे को सेम सेम से ही लग रहे हैं, लेकिन इसका जो आंसर की इसकी आई थी उसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था, ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ था, है ना। लेकिन मेरे को लगता है कि सीज नैगिंग भी हो सकता है, शायद ये ऑप्शन इन्होंने गलत दिया है, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड करना था तो ऑल ऑफ दीज आ जाता, तो सारे ही पॉजिटिव है। मतलब कि आप नेगेटिव वे में तो कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने मजाक उड़ा दिया, है ना। ये रिडिकल मतलब इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि उपहास कर दिया दोस्तों ने अपने मित्र का। और सीज नैगिंग का भी यही है कि आप बार बार टोकते रहे, छिद्रान्वेषी बोलते हैं ना जिसको, नैगिंग का मतलब ही होता है छिद्रान्वेषी, बार बार टोक रहे हैं आप, कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं। तो देख लो भाई इसका आंसर जो है ना ऑप्शन ए था अकॉर्डिंग टू आंसर की, ठीक है। मतलब देखें तो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ऑप्शन थोड़े से ऐसे ही हैं, लेकिन वही है एक ऑप्शन तो सही लगाना ही होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मोटिवेशन को लेकर कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है ये बताना है। यह व्यक्ति जो लक्ष्य की ओर ले जाता है, इट कॉजेज, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यानी कि मतलब अगर आप मोटिवेटेड है तो ऑब्वियसली अपने टारगेट की तरफ ज्यादा आसानी से बढ़ेंगे। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, सेटिस्फाई करता है पर्सन की बायोलॉजिकल नीड्स को, जिसमें हम सेफ्टी, सिक्योरिटी जो भी आती है ना, मैस्लो की हायरार्की आपने पढ़ी होगी। या फिर इट हेल्प्स इन अचीविंग ए साइकोलॉजिकल एम्बिशन, या फिर जो भी आपका मनोवैज्ञानिक आकांक्षा है उसको बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। फिर इट कीप्स अवे फ्रॉम अनप्लीजेंट सिचुएशन, या फिर अप्रिय स्थिति से आपको दूर रखता है। तो ये बताना है आपको, ठीक है। देखो ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये अप्रिय स्थिति से दूर रखना ये कोई मोटिवेशन का काम नहीं है, ओके, कि आपको एक स्थिति से दूर रखे बस। ये मोटिवेशन आपको बढ़ावा देता है किसी चीज को करने के लिए, है ना। तो वो लक्ष्य की ओर भी हो सकता है। बायोलॉजिकल, यहाँ पे बायोलॉजिकल नीड्स में ये हो सकता है आपकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड्स है, आप जॉब लगना चाहते हैं क्योंकि आपको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, खाना भी चाहिए, है ना, कमाएंगे तभी तो खाना आएगा, ये सब आ गया है। या फिर साइकोलॉजिकल एम्बिशंस, अगर आपने कुछ अपने मन में सोचे हुए हैं कि ये मेरी लाइफ का मकसद है, तो वो भी हो सकता है। तो प्राप्त करने में सहायता करता है इन सब चीजों को, है ना, इनमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि डी जो है अनप्लीजेंट सिचुएशन से दूर रखना, ये तो मोटिवेशन का काम नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप यू लाइक इट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द जोरावर क्लासेस।